नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सी टेट के लिए हिंदी विषय का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाया है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का कौन इसमें से एक रूप है। पहला ऑप्शन आपका दिया है, पहला दिया है कि शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और चौथा दिया है आशु भाषण। हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में, यानी कि जो चीजें हमारे द्वारा बोली गई होती हैं वे क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। पहले हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी के बारे में। शुद्ध वर्तनी जो हमारी एक लिखित तरीका है, यानी कि लिखकर चेक किया जाता है, जो कि हमारा ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है सुलेख। सुलेख भी क्या होता है भैया, कॉपी पर लिखना पड़ता है, ये हमारा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है श्रुतलेख, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चौथा हमारा है आशु भाषण। जो आशु भाषण है ये क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आशु भाषण जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आशु भाषण होता क्या है ना। जान तो लिया हमारा क्वेश्चन डी सही है, लेकिन आशु भाषण क्या होता है। आशु भाषण वह होता है जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति भाषण देने गया है, उसको तुरंत उस विषय के बारे में बताया जाए, यानी कि बोलने से पहले ठीक उस विषय के बारे में बताया जाए किस विषय पर आपको बोलना है, वो आपका आशु भाषण होता है। जैसे कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, चाहे आपका नेशनल फेस्टिवल है, कुछ भी हो, आप पहले से तैयारी कर लेते हैं उस टॉपिक की, उसके बाद बोलते हैं, वो आपका आशु भाषण नहीं होता है। आप जैसे ही खड़े हुए बोलने के बाद उसको आप बताया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर बोलना है, वो हमारा आशु भाषण होता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हम बात करते हैं हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18। हिंदी बोलियां कितनी, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में व्यक्त किया गया है। कौन कौन सी, पहले हम जान लेते हैं। आपकी होती है पूर्वी हिंदी। क्या होती है, पूर्वी हिंदी होती है। उसमें कौन कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी की अगर बात करते हैं, इसमें आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी। अब हम बात करते हैं, आपकी होती है दूसरी पश्चिमी हिंदी। क्या होती है, पश्चिमी हिंदी के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी में क्या होता है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू। अब हम बात करते हैं बिहारी हिंदी के बारे में, जिसमें आपकी क्या आती है, भोजपुरी आ जाती है, मैथिली आ जाती है, मगही आ जाती है। एक आपकी चलती है राजस्थानी हिंदी। क्या होती है, राजस्थानी हिंदी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। अब बात करते हैं पहाड़ी हिंदी के बारे में, इसमें आपकी क्या होता है, इसमें होता है कुमाऊनी एवं गढ़वाली भाषा इसमें रखी गई हैं। कुल मिलाकर आपकी 17 बोलियां होती हैं, लेकिन इसमें से एक क्या होती है, दक्षिणी हिंदी को हिंदी मानकर कुल मिलाकर 18 बोलियां हो जाती हैं, इसलिए हमारा 18 राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है, यानी कि ऐसा इसमें से कौन सा युग्म है जो भारतेंदु युग में जारी हुई है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हमारा जो राइट आंसर है। कविवचन सुधा एवं हिंदी प्रदीप जो है भारतेंदु युगीन दोनों की दोनों पत्रिका है। चलिए बात कर लेते हैं कविवचन के बारे में। जो कविवचन सुधा है ना, इसका अगर हम बात करते हैं प्रकाशित कब हुई थी, ये भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। अगर सन की बात करते हैं तो 1868 में हुई थी। कब हुई थी, 1868 में हुई थी। और इसका प्रकाशन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका कैसी है। यह एक क्या है, मासिक पत्रिका है। अब हम बात करते हैं हिंदी प्रदीप के बारे में। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किसने किया था, इसका किया था बाल कृष्ण भट्ट ने, जो कि भारतेंदु युग से ही ये भी आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ था आपका 1877 में, है ना। कब हुआ था, 1877 में। अब हम बात करते हैं, ये भी एक कैसी पत्रिका है, ये भी एक आपकी मासिक पत्रिका है। कैसी है, मासिक पत्रिका है। कौन सी, हम बात करते हैं आपकी हिंदी प्रदीप हो, चाहे आपकी कविवचन सुधा हो। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है आपको। हम बात करते हैं तद्भव पत्रिका के संपादक के नाम के बारे में। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम आपका है अखिलेश। क्या अखिलेश ने किया था, किसका, तद्भव पत्रिका का संपादक। तो राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश। अगर हम बात करते हैं ये कैसी पत्रिका है, ये भी एक हमारी कैसी है, मासिक पत्रिका है। कैसी है, ये भी एक मासिक पत्रिका है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? हम बात करते हैं ये पंक्ति किसकी है और किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पंक्ति के बारे में। तो ये पंक्ति भैया परमाल रासों से ली गई हैं। किससे? परमाल रासों यानी कि जिसे हम आला खंड कहते हैं उससे ली गई हैं। और इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो परमाल रासों की रचना किसने की है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जगनिक ने परमाल रासों लिखा था। किसने लिखा था? जगनिक ने परमाल रासों लिखा था, यही इसके रचयिता हैं। तो हम बात कर लेते हैं जगनिक ने क्या लिखा था। परमाल रासो जो है ये लिखा था जगनिक ने। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर विद्यापति दिया है, चंद्रवरदाई दिया है, नरपति नाल्य दिया है, इन्होंने कौन कौन सी रचना की थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यापति ने लिखा था क्या? कीर्तिकला, कीर्ति पताका और पदावली। और चंद्रवरदाई के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने लिखा था पृथ्वी राज रासों की जो रचना है चंद्रवरदाई ने की थी। और जो नरपति नाल्य हैं इन्होंने किया था बीसल देव की रचना की हुई थी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? बहुत सारे लोग जो हैं सबसे ज़्यादा आंसर क्या मारेंगे? पाकिस्तान मारेंगे या मॉरिशस मारेंगे, क्योंकि और सारे ऑप्शन वो लोग करेंगे ही नहीं। अधिकतर बच्चे जो क्या करते हैं भैया, पाकिस्तान इसका सही आंसर करके आते हैं, जो कि इसका गलत आंसर है। तो हम बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। यानी कि इसमें साफ साफ दिया है कि भैया हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी और बोलने में भी किया जाए। पाकिस्तान में बोली जाती है, ना कि वहाँ पर लिखी जाती है। जो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? उर्दू है पाकिस्तान की। लेकिन मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस में भैया हिंदी भाषा का लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? हम बात करते हैं सूरसागर के बारे में। तो ये किस भाषा की रचना है? ये आपकी है ब्रज भाषा की रचना है। किसकी है? सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। और जिसको किसने लिखा है? सूरदास जी ने इसकी रचना की है। किसने लिखा है? सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की हुई है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? हम बात करते हैं बीरू को कैसा हो बसंत। पहला दिया है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। हम बात करते हैं राइट आंसर के बारे में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और इन्होंने कौन कौन सी रचना की है, इसके अलावा इन्होंने लिखी है क्या? झांसी की रानी जो है इनकी एक रचना है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? हम बात करते हैं शुद्ध भाषा के बारे में। तो पहला दिया साहित्यिक भाषा, दूसरा है प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा और है चौथा मानक भाषा। हम बात करते हैं हर चीज़ का एक मानक होता है। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा मानक भाषा जो होता है ना, यही व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध भाषा होती है। तो हमारा डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अभी हमने आपको बताया था कि आला खंड नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। अभी क्वेश्चन निकल गया है जिसका आंसर हमारा क्या था? परमाल रासो था, जिसको जगनिक द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परमाल रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसको किसने लिखा है? इसको लिखा है किसने? जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है? इसको जगनिक ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी राज रासों को किसने लिखा है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया था। तो इसके रचयिता कौन से हैं? इसके रचयिता हैं आपके चंद्रवरदाई। अब हम बात करते हैं खुमान रासों के बारे में। इसको लिखा था दलपति विजय ने। और बीसल देव रासों को किसने लिखा था? नरपति नाहल्य ने लिखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष का अर्थ क्या होता है, इसको आपको बताना है। हम बात करते हैं निमिष शब्द के बारे में, जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पल भर या क्षण भर। तो राइट आंसर देख सकते हैं, क्षण भर पल भर कहाँ दिया है? डी पर दिया है। डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? यानी कि कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपको बताना है। हम बात करते हैं मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा है? इसमें हमारा हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं।
भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता होता है। कर्म के अनुसार भाव के अनुसार होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भाव के अनुसार दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा भाववाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसमें पूर्व से कोई आशा ना हो तो क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। क्या होता है, अप्रत्याशित, ये इसका अर्थ हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रत्याशा का मतलब क्या होगा। प्रत्याशा का मतलब हो जाएगा जिसकी आशा की गई हो। वैसे ही हम बात कर लेते हैं अप्रमेय के बारे में। अप्रमेय का मतलब होता है जिसकी माप ना हो, संभव है ना। उसके अलावा अनाहुत की बात करते हैं, जो बिना बुलाए आया हो वो होता है अनाहुत। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है, यानी कि तत्सम दिया हुआ है, इसका में तद्भव बताना है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं, तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गाय का तत्सम आपको पूछा जाए तो इसका क्या होता है, गौ होता है। क्या होता है, इसका तत्सम होता है आपका गौ। क्या होता है, गौ होता है गाय का, है ना। ऐसे हम बात कर लेते हैं गोबर के बारे में, तो इसका क्या होता है, गोमय होता है। क्या होता है, गोमय होता है किसका, गोबर का। और गोधन खुद एक तत्सम शब्द है ऑलरेडी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर हमारा ए था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हम बात करते हैं निष्कपट शब्द की संधि विच्छेद के बारे में। जब भी आपको ऐसा कोई शब्द मिल जाए, आधा सा या पूरा सा मिल जाए, अगर उसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा क्या लगता है, इसमें भैया विसर्गें लग जाती हैं, है ना। जैसे विसर्गें इसमें लगाई गई हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी विसर्गें लगी मिल जाए तो यानी कि समझ जाइए हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि दी हुई है। इसका एक नियम होता है, जब भी यानी कि नी लिखा है ना, नी का मतलब हो जाएगा यानी कि ई या ऊ, यहाँ पर नी दिया हो चाहे नू दिया हो, यानी कि ई या ऊ के बाद हमेशा कभी भी आपका का, खा या फिर टा, ठा, मतलब कोई भी शब्द आएगा तो हमेशा उसकी जगह क्या आधा सा या पूरा सा हो जाता है। और उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें क्या विसर्गें लग जाती हैं ना। जैसे कि आपका निष्कलंक हो गया, निष्फल हो गया, चतुष्पाद हो गया, ऐसे शब्द सारे के सारे क्या आते हैं, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको वर्तनी सही बतानी है। अनुग्रहित लिखा हुआ है, आपको इसमें सही वर्तनी बताइए, इसमें कौन सी है। अगर हम बात करते हैं सी वाले पर, सी हमारा पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ना पे कोई भी मात्रा नहीं दी हुई है, जो कि गलत है। अब हमें 3 में से छांटना है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुग्रहित के बारे में। अनुग्रहित में मात्रा कैसी होती है ना। तो ये वाली तो मात्रा गा पे लगेगी नहीं, ना ये वाली लगेगी। हमारे बी में सही दिया हुआ है, चलिए बी में देख लेते हैं। अनुग्रहित यानी कि पूरा का पूरा सही दिया है, तो हमारा राइट आंसर बी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। हम बात करते हैं उपेक्षा के विशेषण रूप के बारे में। उपेक्षा क्या है, अपेक्षा जो है ना, अपेक्षा, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा जो है क्या है, अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा है ना। हम किसी की अपेक्षा करते हैं यानी कि एक भाववाचक संज्ञा है। और ये शब्द कैसा है, उपेक्षा, जो अपेक्षा है ना की जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। और इसमें हम बताते हैं इत प्रत्यय लगाकर इसको अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं, और जो पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे शब्द लिख लिया कोई, है ना, कोई भी शब्द होगा, अगर जो पहले लगाए जाएंगे वो उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लगाए जाते हैं वो प्रत्यय लगे। अपेक्षा में हम क्या करेंगे, इत लगा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अपेक्षित कर देंगे, तो ये हमारा क्या विशेषण बन जाएगा प्रत्यय लगाकर। यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्षित हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेक्षित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हम बात करते हैं सा ध्वनि के उच्चारण स्थान के बारे में। तो हम सा के बारे में, सा अगर बोलेंगे तो आवाज कैसे निकलती है, ना कि दंत से, ना मूर्धा से, ना दंतालु से, सा यानी कि तालु से आप बोल रहे हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं तालु में और कौन कौन से वर्ड होते हैं। तालु, तालु को बोलिए चालू, यानी कि चा से। चा वर्ग जो आपका पूरा होता है, पूरा का पूरा चा वर्ग है, चा, चा, छा, जा, झा, वाल भी जो भी हैं ये आपके
किसके अंतर्गत आते हैं, तालु के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका अतिरिक्त में कौन कौन सा जुड़ जाता है, शाह जो आपका ऊपर लिखा हुआ है ये, और इसके अलावा ई और बड़ी ई भी इसमें जुड़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दंत के बारे में। दंत को आप क्या बोलिए, दंत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, दंते। दंत के बाद में क्या है, ताया ना, तो ता वर्ग जो पूरा होता है, पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, दंत वर्ग के अंतर्गत होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मूर्धन के बारे में। इसको मूर्धा लिखते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको आप मूर्धन्य बोलिए, मूर्धन्य यानी कि टा वर्ग, पूरा का पूरा टा वर्ग जो होता है मूर्धा होता है। ऐसे ही हमारा तालु के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। हम बात करते हैं अत्यंत शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, यानी कि इसके पहले क्या जोड़ा गया है जो अत्यंत बना हुआ है, तो इसका आपको मतलब यानी कि अर्थ बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। अत्य जुड़ सकता है, इसमें आ जुड़ सकता है, अत्य जुड़ सकता है, अति जुड़ सकता है। तो राइट आंसर हमारा अति हो जाएगा। अत्यंत यानी अति धन अंत जो होता है ना, तो अति हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ, उपत्यका का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पर्वत के पास की जो भूमि है इसको बोलते हैं उपत्यका। अब हम बात करते हैं, चलो इसको तो हम उपत्यका बोलते हैं, लेकिन पहला जो हमारा दिया हुआ है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उदयाचल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उदयाचल बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, उदयाचल बोलते हैं। यानी कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है इसको हम उदयाचल बोलते हैं, और शेष के शेष जो बचे हुए हैं हमारे असंगत हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंगिया का उच्चारण स्थान होता है, यानी कि डा और इंगिया में बहुत थोड़ा फर्क होता है, सिर्फ बिंदी लग जाती है वही हमारी इंगिया बन जाती है। अब दिया हुआ कि इंगिया का उच्चारण स्थान क्या है, आप इंगिया बोलिए। अगर इंगिया को आप नाक बंद करके बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो ये हमारा क्या है, नासिक के है ना, इसे बोलते हैं नासिक के। यानी कि जब भी आप इंगिया बोलेंगे तो नाक से एक हवा सी वायु निकलती है जिससे हम वर्ड को सही तरीके से बोल सकते हैं। तो हमारा इंगिया जो है क्या है, नासिक के वर्ड है ना। तो हम बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन सा होता है। इंगिया के अलावा वहाँ होता है आपका अड़ा होता है, ना होता है, माँ होता है, सारे के सारे नासिक के हैं, है ना। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। हम बात करते हैं विशेषण के बारे में, तो इसमें कौन सा विशेषण आपका हो जाएगा, आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। कैसे हो जाएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। यहाँ क्या है, यहाँ पर निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है ना, क्योंकि 4 गज यानी कि एक निश्चित संख्या बताई गई है। और अगर हम बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, गुणवाचक होता है। कौन सा होता है, एक होता है आपका गुणवाचक, दूसरा आपका क्या होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा आपका होता है सार्वजनिक विशेषण, है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, शीर्ष का तत्सम रूप आपको बताना है। शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष, है ना। शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और शेष हमारे तत्सम शब्द से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास, है ना। समास आपने पढ़े होंगे, है ना। उसमें चौराहा यानी कि संख्यावाची शब्द, एक परिभाषा होती है किसी समास की, क्या होता है उसमें, जिसमें पूर्व पद जो क्या होता है संख्यावाची होता है, और बाकी क्या होता है विशेषण होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है द्विगु समास, है ना। क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें और से जोड़, जैसे माता पिता हो गया, है ना, ये हमारा द्वंद्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं कर्मधारय कौन होता है। कर्मधारय भी कोई कठिन नहीं है। चलिए क्या होता है, जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। आँख का किरकिरी होना यानी कि किसी से आप किसी भी चीज़
चीज़ के लिए। इससे क्या करना है ना, ये क्या होता है, आँख का किरकिरी होना, यानी कि आप बोल सकते हैं सीधी भाषा में अप्रिय लगना, है ना। कोई भी चीज़ आपको अप्रिय लग रही है तो आपका क्या, आँख की किरकिरी हो जाएगी। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली यूपी टेट, सी टेट के अलावा सुपर टेट की तैयारी कराई जा रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों के साथ ये वीडियो पहुँचे। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।